मैंने काफ़ी पहले मेंटेनेंस के संबंध में एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने बताया था कि सीआरपीसी के अलावा और कौन-कौन से कानून हैं जिसके तहत एक महिला मेंटेनेंस ले सकती है। उन्हीं कानूनों में से एक कानून ऐसा भी था जिसमें कि विडो महिला, विधवा महिला है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वह महिला भी अपने ससुराल वालों से मेंटेनेंस ले सकती है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज सवाल यह है कि क्या एक विधवा महिला अपने ससुर और अपने देवर से भरण पोषण की मांग कर सकती है? दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला अभी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में एक जबरदस्त फैसला सुनाया गया। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में झारखंड हाई कोर्ट के इसी फैसले के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इस तरीके का कोई आपका मामला चल रहा है तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी से संबंधित किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इस केस के फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। ब्रीफ में हम इस केस के फैक्ट पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। इस इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक विधवा और उसके बच्चे अपने वैवाहिक घर से पति की मृत्यु के बाद निकाल दिए जाते हैं। निकालने के बाद वो अपने माता पिता के घर में रहने लगती है, महिला अपने बच्चों के साथ। माता पिता के घर में रहने के दौरान ही वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ यानी ससुर और देवर के खिलाफ फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करती है। फैमिली कोर्ट ने पाया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। प्रतिवादियों के पास यानी जो अपोजिट पार्टी थे, ससुर और देवर, उनके पास संयुक्त कृषि भूमि है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण और कानूनी बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने पाया कि उसके जो ससुर और देवर हैं यानी जो फैमिली है, उस फैमिली के पास एक संयुक्त रूप से कृषि भूमि है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। कथित तौर पर अपोजिट पार्टी विधवा और उसके बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने के साधन हैं। यह कहते हुए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। महिला के पक्ष में आदेश दे दिया जाता है ससुराल वालों के यानी ससुर को और देवर को कि जो प्रॉपर्टी, संयुक्त प्रॉपर्टी जिसके कि वो हिस्सेदार, उसका पति जिसका हिस्सेदार था जिस प्रॉपर्टी का, उसके बच्चे जिसके कानूनी तौर पर हिस्सेदार हैं, उस प्रॉपर्टी से आय हो रही है उससे उस महिला का और बच्चों का भरण पोषण किया जाए। अब विचरण न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जाया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट में जो केस था वो केस था सुरेंद्र दास एंड अदर वर्सेज अनीता दास। केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। झारखंड हाई कोर्ट में जो अपील करता थे, जाहिर है ससुर और देवर, ससुराल के लोग, इन लोगों ने अपील की थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विधवा के पास एक एलआईसी की पॉलिसी से प्राप्त हुई धनराशि है, उनमें से एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति है और दूसरा स्टूडेंट है। ये अपने बचाव में उन्होंने कहा कि जो ससुर है वो दिव्यांग है और जो देवर है वो स्टूडेंट है। याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक घर में रहने की अनुमति देने के लिए तैयार है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि जो विधवा बहू है यानी उसकी भाभी और उसके बच्चे, उनको वह अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा 19 और 22 की प्रयोज्यता को भी चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि फैमिली कोर्ट ने प्रावधानों की गलत व्याख्या की। हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि फैमिली कोर्ट ने हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट की जो धारा 19 है, जो धारा 22 है, इन प्रावधानों की गलत व्याख्या की और इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए जो फैमिली कोर्ट का आदेश था महिला को मेंटेनेंस देने का, उसके बच्चों को मेंटेनेंस देने का, उस आदेश को रद्द करने की अपील की गई। देखते हैं अब कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार
की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इससे पहले कि हम न्यायालय के फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसले पे बात करें, देख लेते हैं कि न्यायालय के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने प्रत्येक दस्तावेज और दोनों पक्षकारों की गवाहों की गवाही की सराहना की और स्पष्ट रूप से देखा कि याचिकाकर्ताओं यानी जो ससुराल के लोग थे, अपोजिट पार्टीज, और अपीलकर्ताओं के बीच कृषि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही कृषि भूमि में याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी प्रतिवादी नंबर 1 के पति का भी हिस्सा अपीलकर्ताओं के कब्जे में है। कोर्ट ने पाया कि उस महिला के पति के हिस्से में जो संपत्ति आ रही थी वो भी ससुर और देवर के ही कब्जे में है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का भरण पोषण प्रतिवादियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। महिला और उसके बच्चों का भरण पोषण ससुर और देवर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हिंदू दत्तक और ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 और 22 के आधार पर याचिकाकर्ता भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। बहुत बड़ी बात कही। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम पाते हैं कि यद्यपि विधवा याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 ने दलील दी है और साबित किया है कि वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, फिर भी खंड ए और बी में उल्लिखित वैधानिक शर्तों को पूरा करने के लिए विशिष्ट बयान है जो 1956 के अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के प्रावधान हैं। गवाहों के बयान भी हैं जो पुष्टि करते हैं कि वह अपने पिता या माता से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पिता कमाते नहीं है। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने जो ससुराल वालों ने ससुर और देवर ने जो अपील की थी वो अपील खारिज कर दी और ससुर और देवर द्वारा फैमिली कोर्ट के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए विधवा को 3,000 रुपया यानी विधवा महिला को 3,000 रुपया और उसके दोनों नाबालिग बच्चों को 1,000 रुपया प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश पारित किया। तो फाइनली झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 और 22 के तहत अपने ससुर और अपने देवर से भरण पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते, हाँ दोस्तों, बशर्ते कि वो खुद अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों और ससुराल वालों के पास सहदायक संपत्ति हो। मैंने वहां पे जब मैंने बंटवारे की बात कही थी तो कहा था, इसको ध्यान से सुनिए। ससुर और देवर के कब्जे में ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिसमें उस महिला के मृतक पति का भी हिस्सा हो और महिला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तभी वो अपने ससुर और देवर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।